हेलो दोस्तों, इंडियन जीएस में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, झारखंड पीजीटी, टीजीटी और लैब असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम आने वाला है उसमें पेपर 1 के प्रश्नों को आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और यह मॉडल सेट 9 है। जो लोग 1 से लेके 8 तक नहीं देखे हुए हैं वो जाके देख लें, प्लेलिस्ट में बना हुआ है। तो इसमें टोटल प्रश्नों की जो संख्या रहेगी ये 60 प्रश्न रहेंगे, जो कि लेटेस्ट पैटर्न पे ये आधारित प्रश्न रहेंगे, मतलब सेक्शन वाइज प्रश्न रहेंगे। और इसमें जो है पूरे डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया हुआ रहेगा। तो वीडियो को पूरा देखें। और जो लोग इंडियन जीएस में नए हैं, जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, वो सब्सक्राइब कर लें। और जिन्हें इसकी पीडीएफ की ज़रूरत हो रीड करने के लिए, वो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी और लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। तो चलिए जानते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न ये है कि 1920 में आयोजित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता किसने की थी, यह प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया ए में लाला लाजपत राय, बी में दिया गया है बाल गंगाधर तिलक, सी में है बिपिन चंद्र पाल और डी में दिया गया है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का जो उद्घाटन किया गया था 1920 में, उस टाइम इसके अध्यक्षता लाला लाजपत राय जी के द्वारा किया गया था। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसके बारे में जान लेते हैं, लाला लाजपत जी के बारे में। तो इनका जन्म जो हुआ था ये 28 जनवरी 1865 में हुआ था और धोडिके नामक जगह में इसका जन्म हुआ था, जो कि ये पंजाब इंडिया में सिचुएटेड है। और इनकी मृत्यु जो हुई थी ये 17 नवंबर 1928 में हुई थी और ये लाहौर पाकिस्तान में इसकी मृत्यु हुई थी। जब ये एक प्रदर्शन कर रहे थे अंग्रेज़ों के खिलाफ, उस टाइम अंग्रेज़ों की लाठी चार्ज से इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनके द्वारा जो ऑर्गेनाइजेशन जो फाउंड किए गए थे, जैसे कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना इनके द्वारा की गई थी और हिंदू महासभा की स्थापना भी इनके द्वारा ही की गई थी। तो ये भी ध्यान रखें कि हिंदू महासभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ये लाला लाजपत राय जी के द्वारा किए गए थे। और इनके जो चिल्ड्रेन हैं, जो बच्चे हैं, प्यारेलाल अग्रवाल, पार्वती अग्रवाल और अमित राय अग्रवाल, ये सभी इनके बच्चे हैं। और इनके जो पेरेंट मतलब माता पिता जो थे, ये गुलाब देवी इनकी माता का नाम था और राधा कृष्णन इनके पिता का नाम था। तो ये सभी चीज़ें भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं लाला लाजपत राय जी के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये हमारे देश के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे, जो कि अपने जीवन का ये कुर्बानी दे दिया आज़ादी को लेकर। तो ये जो है इनके द्वारा पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी बीमा कंपनी की इनके द्वारा स्थापना की गई थी। तो ये भी ध्यान में रखें। और ये जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल के 3 प्रमुख नेताओं में से एक नेता थे, जो जो लाल, बाल और पाल के नाम से जाने जाते थे। जिनमें लाल जो है ये लाला लाजपत राय जी के लिए मेंशन होता है और बाल जो है ये बाल गंगाधर तिलक और पाल जो है ये बिपिन चंद्र पाल के लिए ये मेंशन किया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जैसे कि इसमें प्रश्न ये बन सकता है कि लाल, बाल, पाल में बाल का श्रेय किसको जाता है, तो उसमें नाम पूछा जा सकता है। तो ये भी ध्यान में रखें। और ये सभी जो नेता थे ये गरम दल के नेता थे। और जो लाला जी जो थे ये अंग्रेज़ों वापस जाओ का इनके द्वारा ये नारा दिया गया था। और इनके द्वारा पंजाब केसरी के नाम से मतलब इनको जाना जाता था, लाला लाजपत राय को। तो ये भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं, ये लाहौर में 30 अक्टूबर 1928 को एक बड़ी मतलब घटना घटी थी, जब लाला लाजपत राय जी के नेतृत्व में एक आंदोलन था, उसका नेतृत्व किया जा रहा था। जो जो ये आंदोलन था कि साइमन का विरोध करना, मतलब जो उस टाइम साइमन कमीशन जो आ रहा था इंडिया, उसका विरोध में ये आंदोलन कर रहे थे और उसका नेतृत्व कर रहे थे। तो उसी टाइम पुलिसों के द्वारा, अंग्रेज़ों के द्वारा इनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया और निर्ममता से इनको मारा गया, जिसके कारण इनकी हत्या जो मतलब मृत्यु हो गई है। 17 नवंबर 1928 में इनकी मृत्यु हो गई। तो ये सभी चीज़ें हैं जो इनसे रिलेटेड है, तो इसे ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न क्या है। रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया था, ये प्रश्न है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया ए में सन 1909 में, सन 1919 में, बी में, सी में दिया गया सन 1930 में और डी में दिया गया सन 1942 में। तो रॉलेट एक्ट जो है भारत में कब लागू किया गया था, ये सन 1919 में ये लाया गया था, जिसको रॉलेट एक्ट बोला जाता है। मतलब इसमें क्या था कि बिना वकील, बिना दलील के किसी को भी जेल के अंदर डाला जाता था इस एक्ट के अंदर। और इसी के विरोध में मतलब काफ़ी विरोध किए गए थे इंडिया में। तो ये भी जान लेते हैं। और रॉलेट एक्ट जो है ये भारत में बढ़ती क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए
ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ये लाया गया था और इसके जो है न्यायाधीश जो है जिनका नाम है सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में ये समिति का गठन किया गया था और ये लाया गया था जो रॉलेट एक्ट था। और इसके सुझाव पर मार्च 1919 में ये विधेयक को ये पारित किया गया था जिसको रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। और इसमें जो था ये जो एक्ट जो था ये बिना वकील बिना दलील मतलब किसी को भी ब्रिटिश पुलिस जो है वो पकड़ के जेल में डाल सकती थी रॉलेट एक्ट के तहत। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न क्या है, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, बी में दिया गया है मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली, सी में है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और रफ़ी अहमद किदवई और डी में दिया गया है रफ़ी अहमद किदवई और शौकत अली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट मीन्स जो खिलाफत आंदोलन था उसके जो नेतृत्व प्रमुख नेता जो थे ये मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, ये इनको अली बंधु के नाम से भी जाना जाता है। ये दोनों के द्वारा ये खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया जा रहा था। अब इसके बारे में जान लेते हैं। खिलाफत आंदोलन जो था ये 1920 से लेकर 1922 ईस्वी तक ये चला था, जो कि इसमें जो मेन इसका उद्देश्य था कि जो तुर्की के खलीफा जो थे उनके पद को पुनः स्थापित करना। मतलब जब तुर्की उस टाइम क्या था कि ब्रिटिश का भी शासन तुर्की में था और उस टाइम तुर्की के जो खलीफा थे उसका उससे उसका पद को छीन लिया गया था ब्रिटिश के द्वारा। तो उसी के विरोध में हमारे इंडिया में भी ये आंदोलन छिड़ गया था कि खिलाफत आंदोलन। और जबकि इसका जो है भारत के साथ इसका कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं था, लेकिन वो बस इन लोगों का मकसद था कि ब्रिटिश लोगों का विरोध करना। तो इसीलिए ये भी आंदोलन शुरू किया गया था 1920 से 1922 ईस्वी में, जो कि एक रिलीजियस दृष्टिकोण से देखा जाए तो मुस्लिमों को इकट्ठा करने के लिए ये आंदोलन चलाया गया था। तो ये ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न क्या है, सिंधु जल विवाद जो 1960 ईस्वी का है ये किन दो देशों के बीच में ये विवाद है। तो ये प्रश्न का इसमें ऑप्शन दिया गया है, ए में भारत पाकिस्तान, बी में दिया गया है नेपाल और भारत, सी में है भारत चीन और डी में दिया गया भारत अफगानिस्तान। तो जो सिंधु जल विवाद है ये भारत और पाकिस्तान के बीच ये विवाद है, जिसमें ये जो सिंधु नदी के जो ट्रिब्यूटरी हैं मतलब सहायक नदियाँ जो हैं उनके जो जल का जो प्रवाह है कितना भारत में रहेगा कितना पाकिस्तान जाएगा, ये सभी के बारे में ये बात करता है जो इंडस वाटर ट्रीटी ये लाया गया था 1960 में। तब इसे भी जान लेते हैं कि जो इंडस वाटर जो ट्रीटी है ये किससे रिलेटेड है। ये जो ट्रीटी जो है ये साइन किया गया था कराची में बाय फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान जो कि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे, और इंडिया से जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, जब उस टाइम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू जी, इन दोनों के द्वारा मतलब ये साइन किया गया था। और मिस्टर WAB इलिफ के द्वारा ये वर्ल्ड बैंक के उस टाइम मतलब अध्यक्ष होंगे, उसके तहत ये साइन किया गया था जो इंडस वाटर ट्रीटी था। और इसमें ये बोला गया था कि इस ट्रीटी में कि जो वेस्टर्न रिवर्स हैं जैसे कि इंडस, झेलम और चेनाब जो रिवर हैं ये पाकिस्तान में मतलब जाएंगे, मतलब इसका जो पानी है ये मैक्सिमम पाकिस्तान में जाएगा। और जो ईस्टर्न रिवर्स हैं जैसे कि रावी, व्यास और सतलज रिवर, इसका पानी जो है इंडिया यूज़ करेगा मैक्सिमम। तो ये सभी जो चीज़ें हैं ये इंडस वाटर ट्रीटी में ये बोला गया है। और ये जो ट्रीटी है ये 19 सितंबर 1960 में ये साइन किया गया था। तो ये भी ध्यान रखें। और ये नदियाँ बस ध्यान में रखें कि जो पाकिस्तान को जो नदियाँ मिला है जिसमें वो मैक्सिमम पानी यूज कर सकता है तो ये इंडस, झेलम और चेनाब रिवर है, और इंडिया को मिला है रावी, ब्यास, सतलज। तो बस ये सभी चीज़ें इसमें ध्यान रखने योग्य बातें हैं। ये मैप में आपको दिख रहा होगा जो रावी, ब्यास और सतलज ये सभी नदियाँ जो हैं ये इसमें भारत मैक्सिमम इसका पानी यूज करेगा, और जो इंडस, चेनाब और झेलम ये नदी जो है ये पाकिस्तान में ये इसका ज़्यादातर पानी यूज होगा। तो ये सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि ये जितने भी नदियां हैं ये हिमालय से होकर निकलती थी। तो ये इसमें कुछ लड़ाई होते रहता था कि मतलब भारत ज़्यादा पानी मतलब डैम बना रहा है और पानी नहीं आने दे रहा, तो उसी के रिलेटेड मतलब ये ट्रीटी साइन की गई थी 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच। तो ये नाम भी याद रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न क्या है, भारत में सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, ए में आंध्र प्रदेश, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र और डी में दिया गया है केरला। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा
जो गुजरात जो राज्य है ये सबसे ज़्यादा ये तटरेखा वाला राज्य है हमारे देश का। और अगर सबसे कम अगर पूछा जाए तो गोवा जो राज्य है वो सबसे कम तटरेखा वाला राज्य है। तो ये भी जाने कि सबसे ज़्यादा किसका है, सबसे कम किसका है। तब ये एक बार मैप में देख लेते हैं कि जो जितने भी राज्य हैं हमारे देश के जो कोस्टल स्टेट्स हैं, जैसे कि गुजरात हो गया, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, ये सभी जो राज्य हैं ये तटरेखा वाले राज्य हैं। और जिसमें से गुजरात का सबसे ज़्यादा तट मतलब समुद्र तट है और सबसे कम गोवा का है। तो ये भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, मतलब ये सम्मेलन किसका सही नहीं है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, ए में वेम्बनाड जो लेक है ये केरल में सिचुएटेड है, बी में लोकटक जो लेक है ये मेघालय में है, सी डल लेक ये कश्मीर में है, और डी में दिया गया है पुलिकट लेक जो कि आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की सीमा पर है। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो ये जो लोकटक लेक मतलब ये जो लोकटक लेक है ये मेघालय में नहीं है, ये गलत इसका ऑप्शन है। बाकी सारी जितने भी वेम्बनाड लेक जो है ये केरल में है, डल झील जो है ये कश्मीर में है, और पुलिकट झील जो है ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पे सिचुएटेड है। अब जो वेम्बनाड लेक जो है ये कौन सा लोकटक जो लेक है ये कहाँ पर है, ये मणिपुर में सिचुएटेड है। तो ये ध्यान रखें, इसमें मतलब सम्मिलित वाला प्रश्न पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न क्या है, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह जो स्टेट एम्ब्लेम है कब से अंगीकृत मतलब अडॉप्ट किया गया था हमारे देश के द्वारा। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, ए में 15 अगस्त 1948, बी में दिया गया है 2 अक्टूबर 1947, सी में है 26 जनवरी 1948 और डी में दिया गया है 26 जनवरी 1950। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट मीन्स 26 जनवरी 1950 को हमारे मतलब भारत के द्वारा ये राज्य के चिन्ह जो है जिसको स्टेट एम्ब्लेम बोला जाता है उसको अडॉप्ट किया गया था। तो ये सभी चीज़ें हैं। अब ये जान लेते हैं जो भारत शासन द्वारा राज्य के चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को ये अंगीकृत किया गया था, जो कि ये जो राज्य के चिन्ह जो है अशोक स्तंभ जो है ये सारनाथ वाराणसी स्थित अशोक के सिंह स्तंभ से ये लिया गया है। तो ये भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न क्या है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये किसके सलाह पर की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, ये पूछा गया। तो इसमें ऑप्शन दिया गया, ए में राज्यसभा द्वारा अनुमोदित किए जाने पर, बी में दिया गया लोकसभा की सलाह पर, और सी में है प्रधानमंत्री की सलाह पर, और डी में दिया गया सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के से परामर्श के साथ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ये होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट मीन्स जो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उसके परामर्श के साथ मतलब ये राष्ट्रपति के द्वारा जो न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तो ये ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं, इसमें जो है अनुच्छेद 124(2) के तहत ये राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और राज्य के जो उच्च न्यायालय होते हैं उन सभी के न्यायाधीशों की ये नियुक्ति किया जाता है। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न जो है ये, देश में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की गई थी, मतलब कब प्राप्त की गई थी, कौन सी पंचवर्षीय योजना में सबसे ज़्यादा समृद्धि दर ये प्राप्त की गई थी। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, ए में 8वीं योजना, बी में दिया गया 10वीं पंचवर्षीय योजना, सी में है 9वीं पंचवर्षीय योजना और डी में दिया गया 7वीं पंचवर्षीय योजना। तो सबसे ज़्यादा समृद्धि किस में प्राप्त की गई थी, तो ये प्राप्त की गई थी 10वीं पंचवर्षीय योजना में। ये सबसे ज़्यादा हमारे देश में समृद्धि मतलब पाई गई थी, जो 10th 5 ईयर प्लान था उसका। अब इसमें जान लेते हैं जो इसमें जो जितने पाए गए थे, जैसे कि 7वीं में पाया गया था ये 6% पाया गया था, 8वीं में 6.8% और 9वीं में 5.7% और 5.4% और 10वीं में कितना पाया गया था, तो ये पाया गया था 7.6% का, मतलब सबसे ज़्यादा पाया गया था। तो यही प्रश्न पूछा गया था। अब नेक्स्ट जान लेते हैं जो 5 ईयर प्लान थे, दैट मीन्स जो पंचवर्षीय योजना थे उन सभी से रिलेटेड और भी प्रश्न बन सकते हैं, तो इन सभी को भी जान लेते हैं एक बार। तो ये जो है इसको फेमसली जाना जाता है, इसको बॉम्बे प्लान के नाम से भी इसको जाना जाता है, जो 5 ईयर प्लान से। और ये जो है पहली बार जो है ये इम्प्लीमेंट किया गया था जोसेफ स्टेलिन के द्वारा, उस टाइम सोवियत यूनियन में जो अभी रसिया के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ पर ये इम्प्लीमेंट किया गया था 1928 में, इसको लाया गया था पंचवर्षीय योजना जिसको बोलते हैं। इसमें जो है हमारे देश में भी पंचवर्षीय योजना को तो हटा दिया गया है, उसके जगह पे क्या लाया गया है, तो ये नीति आयोग लाया गया है जो कि 2015 में लाया गया है। तो इसे भी
ध्यान में रखें कि प्लानिंग कमीशन को किसके द्वारा रिप्लेस किया गया है, तो ये नीति आयोग के द्वारा रिप्लेस किया गया है। ये प्रश्न बन सकता है। अब और भी जान लेते हैं, जैसे कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था ये 1951 से लेकर 1956 में ये चला था। ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान, दैट मीन्स प्रथम पंचवर्षीय योजना जिसको बोलते हैं। और ये जो है प्रेजेंटेड किया गया था, मतलब लाया गया था, ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर उस टाइम थे जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ये लाया गया था फर्स्ट 5 ईयर प्लान। और ये जो प्लान था ये इसका मॉडल जो था हेराल्ड डोमर मॉडल पे ये आधारित था। ये जो प्लान था, ऐसा प्रश्न बन सकता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित था, तो ये हेराल्ड डोमर मॉडल पे ये आधारित था। अब नेक्स्ट क्या है, बाय द एंड ऑफ 1956 5 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वर स्टेबलाइज, मतलब इसी पंचवर्षीय योजना में 5 IIT को स्टेबलाइज किया गया था, हमारे देश में स्थापित किया गया था। और इसमें जो टारगेट ग्रोथ रखा गया था ये 2.1% रखा गया था, लेकिन अचीव हुआ था, मतलब प्राप्त किया गया था एट द एंड ईयर तक ये 3.6% का ये अचीव पाया गया था, मतलब इसमें बढ़त पाया गया था, ये जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था। अब नेक्स्ट जानते हैं जो सेकंड 5 ईयर प्लान है, ये 1956 से लेकर 1961 तक चला था। और इसको मतलब ये ड्राफ्ट किया गया था PC महालनोबिस के द्वारा ये ड्राफ्ट किया गया था। मतलब ये जो बेस्ट था, ये जो सेकंड 5 ईयर प्लान था ये महालनोबिस मॉडल पे ये आधारित था, तो ये भी ध्यान में रखें। और इसमें जो टारगेट रखा गया था ये 4.5% का रखा गया था, लेकिन इसमें जो ग्रोथ आया था ये 4.27% का केवल इसमें ग्रोथ पाया गया था, तो ये भी ध्यान रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं जो थर्ड 5 ईयर प्लान था ये 1961 से लेकर 1966 तक ये चला था, जो कि इसमें पंचायत इलेक्शन को इसमें लाया गया था। और इसमें जो टारगेट रखा गया था ये 5.6% का रखा गया था, लेकिन इसमें बहुत कम अचीव हुआ था और ये 2.4% का केवल अचीव इसमें पाया गया था, तो ये। अब नेक्स्ट क्या है, फोर्थ 5 ईयर प्लान जो है ये 1969 से लेकर 1974 तक ये जो चला था। इसमें जो है ये जो फॉर्मूला मतलब ये किस पे बेस्ड था, ये गडगिल फार्मूला पे ये बेस्ड था, जो फोर्थ 5 ईयर प्लान था। और इसमें जो है 14 बैंकों को नेशनलाइज किया गया था हमारे देश में इसी 5 ईयर प्लान के अंतर्गत। और ग्रीन रिवॉल्यूशन भी लाया गया था फोर्थ 5 ईयर प्लान के अंतर्गत। और इसमें जो है ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम भी इसमें इंट्रोड्यूस किया गया था, मतलब जो सूखे क्षेत्र थे उन सभी क्षेत्र के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। और इसमें जो टारगेट ग्रोथ जो रखा गया था ये 5.6% रखा गया था, लेकिन इसमें भी कितना प्राप्त हुआ था, तो ये 3.3% का ये प्राप्त हुआ था। तो ये सभी था जो 5 ईयर प्लान, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट फोर्थ 5 ईयर प्लान तक ही क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो ध्यान में रखें। तो बाकी सब ईयर वगैरह ये सभी पूछा जाएगा। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न क्या है, वस्तु एवं सेवा कर, दैट मीन्स जो जिसको GST बोलते हैं, GST गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जिसको बोला जाता है। तो इसमें निम्नांकित में से कौन सा कर शामिल नहीं किया गया है GST के अंतर्गत। इसमें ऑप्शन दिया गया ए में उत्पादन शुल्क, बी में दिया गया सीमा शुल्क, सी में है मूल्यवर्धित कर और डी में दिया गया सेवा कर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स जो सीमा शुल्क जो है इसमें GST में मतलब इसको शामिल नहीं किया गया है। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न क्या है। अब झारखंड से रिलेटेड प्रश्न रहेंगे, तो इन्हें भी ध्यान से देखें। तो पहला प्रश्न क्या है, झारखंड राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला राज्य कौन सा, मतलब जिला कौन सा है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया ए में कोडरमा, बी में दिया गया खूंटी, सी में दिया गया रांची और डी में दिया गया पलामू। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दैट मीन्स जो खूंटी जो जिला है इसमें सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत इसमें पाया जाता है। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न क्या है, यह नृत्य जो है मुख्यतः फसल की कटाई के अवसर पर किया जाता है, यह स्त्री प्रधान नृत्य है, यह कथन निम्न में से किस नृत्य के बारे में ये कहा जा रहा है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया ए में झूमर नृत्य, बी में दिया गया जतरा नृत्य, सी में पाइका नृत्य और डी में दिया गया है वेदिवा नृत्य। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर झूमर नृत्य हो जाएगा, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि एक स्त्री प्रधान नृत्य है और ये फसल की कटाई के अवसर पर ये नृत्य किया जाता है, जो हमारे झारखंड का फेमस नृत्य है, तो ये भी ध्यान रखें। और ये इसमें दिया गया है जो झूमर नृत्य हैं इसके भी कई प्रकार होते हैं, जैसे कि करिया झूमर नृत्य हो गया, उधौआ झूमर नृत्य और रस किर्रा नृत्य, पहला सांझ नृत्य और आधरतिया नृत्य। ये सभी जो नृत्य हैं ये झूमर नृत्य के ये
टाइप्स हैं, तो ये भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न क्या है। झारखंड का नौमी डोला मेला किस महीने में ये मनाया जाता है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है ए में आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीय में को, और बी में दिया गया है वैशाख महीने में, सी में है चैत महीने के कृष्ण पक्ष की नवमी को, और डी में दिया गया है कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर। तो जो नौमी डोला मेला जो है ये मनाया जाता है चैत महीने के कृष्ण पक्ष की नवमी के अवसर पर ये मनाया जाता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट जानते हैं और जो त्यौहार है, इस त्यौहार में राधा कृष्णा की मूर्तियों को रखा कर मतलब उसमें झुलाया जाता है और उसका पूजन किया जाता है, जिसको नौमी डोला मेला बोलते हैं। अगला प्रश्न है प्लास ब्रांड 2020 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ये पूछा जा रहा है। तो इसमें ऑप्शन मतलब स्टेटमेंट दिया गया है सखी मंडल की ग्रामीण महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। सेकंड में दिया गया है झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास विभाग की ओर से राज्य की स्त्री शक्ति को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के मार्केट लीडर के रूप में स्थापित करने की योजना बनाई गई है। इसके लिए राज्य के विशेष संस्कृति एवं सामूहिक ऊर्जा के प्रतीक राज्य के पुष्प पलाश के नाम से ये पलाश ब्रांड को स्थापित किया जा रहा है। और थर्ड में दिया गया है राज्य की सखी मंडल द्वारा उत्पादित सभी तरह के सामान अब पलाश ब्रांड के नाम से ओपन मार्केट में बेचे जाएंगे। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है कि कौन कौन सा मतलब सही कथन है, जिसमें ए में दिया गया 1 और 2, बी में दिया गया 2 और 3, सी में दिया गया 1 और 3 और डी में दिया गया इनमें से सभी मतलब उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मतलब ये सभी जितने भी स्टेटमेंट दिए गए हैं ये सभी करेक्ट स्टेटमेंट है, मतलब सत्य कथन है, जो कि पलाश ब्रांड 2020 से ये रिलेटेड है। तो ये इसको एक दो बार पढ़ लें ताकि ध्यान में रहेगा आपको। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न क्या है। झारखंड के राज्यसभा चुनाव 2022 के लिए किन्हें निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया ए में आदित्य साहू, बी में दिया गया महुआ मांझी, सी में दिया गया ए और बी दोनों, और डी में दिया गया महेश पोदार। तो किनको मतलब निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया था, जो कि 2022 का जो राज्यसभा चुनाव हो रहा था उस टाइम। तो इसमें आदित्य साहू और महुआ मांझी इन दोनों को ये निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया था। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न क्या है। झारखंड के पश्चिमी जिला कौन सा है, ये प्रश्न है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है गढ़वा, पलामू, सिमडेगा, गुमला। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। दैट मीन्स जो गढ़वा जिला है वो सबसे पश्चिमी जिला है, और यही गढ़वा जिला जो है हमारे झारखंड का 3 स्टेट से ये इसका बॉर्डर शेयर होता है। तो ये ध्यान में रखें, जिसमें से बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया और छत्तीसगढ़, इन तीनों स्टेट से इसका बॉर्डर शेयर होता है। ऐसा भी प्रश्न बन सकता है। अब इसको मैप में देख लेते हैं। तो ये रहा गढ़वा, जो कि सबसे पश्चिमी जिला है, और अगर सबसे पूर्वी जिला अगर पूछा जाए तो ये साहेबगंज है, और सबसे दक्षिणी जिला अगर पूछा जाए तो ये वेस्ट सिंहभूम है, और सबसे पूर्वी अगर पूछा जाए तो ये भी मतलब साहेबगंज ही है। तो ये सभी चीज़ें हैं जो ध्यान रखने योग्य हैं। तो इसे भी झारखंड के मैप को एक दो बार ज़रूर देख लें, मतलब एग्ज़ाम से पहले, ताकि वो माइंड में रहे। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न क्या है। झारखंड की दामोदर नदी में पूर्व की ओर से पारसनाथ क्षेत्र से आने वाली कौन सी नदी में ये मिलती है, जो दामोदर नदी है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया ए बराकर, बी में दिया गया कतरी, सी में दिया गया काकरो और डी में दिया गया शंख। तो जो दामोदर नदी है ये मिल जाती है कतरी नदी में, ये मिल जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न ये है कि निम्न में से कौन सी नदी सिमडेगा जिले से होकर प्रवाहित होती है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है ए में दक्षिण कोयल, बी में दिया गया कारो, सी में उत्तरी कोयल और डी में दिया गया सरकरी नदी। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दैट मीन्स जो दक्षिणी कोयल नदी है ये सिमडेगा जिले से होकर मतलब प्रवाहित होती है। तो इसमें भी मैप देख लें, जिसमें ये साउथ कोयल रिवर दिख रहा होगा, ये सिमडेगा जिले से थोड़ा सा मतलब टच करते हुए ये जाता है। तो ऑप्शन में सिमडेगा था, इसीलिए ये इसका करेक्ट आंसर होगा। और भी एक नदी है जैसे कि शंख नदी है, ये भी सिमडेगा से होकर बहती है। और जो कोयल नदी है ये डाल्टनगंज और लातेहार से होकर बहती है। और जो दामोदर नदी है ये बोकारो, रामगढ़, रांची, ये सभी
जिलों से होकर बहती है। तो ये और सभी जो नदियाँ हैं जैसे कि अजय नदी है ये दुमका से होकर बहती है, और कोसी नदी जो कि साहिबगंज से थोड़ा टच होती है, और ये गंगा नदी थोड़ा सा मतलब साहिबगंज से ये टच होती है। तो ये भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न क्या है। झारखंड के विद्रोह तथा उसके नेतृत्वकर्ता से का सही सम्मेलन मतलब मिलन करने के लिए बोला जा रहा है, जिसमें एक साइड विद्रोह दिया गया और दूसरे साइड जो उसके नेतृत्व करता थे, मतलब किनके द्वारा वो नेतृत्व किया जा रहा था। तो इसमें ए में दिया गया है तिलका आंदोलन, बी में है हो विद्रोह, सी भूमिज विद्रोह, और डी में दिया गया ताना भगत आंदोलन। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, जो कि इधर नेतृत्व दिया गया जैसे कि तिलका मांझी, पोटो सरदार, और 3 में गंगा नारायण, और 4th में दिया गया जत्रा भगत। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दैट मीन्स जो ये तिलका आंदोलन जो है ये तो तिलका मांझी के द्वारा किया गया है, और जो हो विद्रोह जो है ये पोटो सरदार के द्वारा, और जो भूमिज विद्रोह जो है ये किया गया है गंगा नारायण, और जो टाना भगत आंदोलन है ये जत्रा भगत के द्वारा किया गया। मतलब सब सही मिलान ये दिया गया था। अब नेक्स्ट जानते हैं, ये करेक्ट आंसर दिया गया। अगला प्रश्न क्या है। रामगढ़ राज्य की राजधानियाँ तथा उनके संस्थापक का सही मिलान करने के लिए बोला जा रहा है। जैसे कि सिसिया जो राजधानी है वो किसके द्वारा स्थापित किया गया था, बादम राजधानी किसके द्वारा, इचाक और पद्मा, ये सभी राजधानियाँ जो है ये किनके द्वारा स्थापित किए गए थे। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा इसका ये ए नंबर हो जाएगा। दैट मीन्स जो सिसिया जो है राजधानी ये बागदेव सिंह जी के द्वारा स्थापित किया गया था, और जो बादाम जो है ये हेमंत सिंह जी के द्वारा, और इचाक जो है ये किया गया था तेज सिंह जी के द्वारा, और जो पद्मा जो है ये ब्रह्मदेव नारायण सिंह जी के द्वारा ये स्थापित किया गया था। तो ये इसका करेक्ट आंसर मतलब सही सम्मेलन होगा। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न क्या है। अब सामान्य विज्ञान से रिलेटेड प्रश्न है तो इसे भी ध्यान से देखें। किस स्तर दैट मीन्स डेसिबल से अधिक की ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषक कहलाती है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया ए में 30 डेसिबल, बी में दिया गया 80 डेसिबल, और बी में है 100 डेसिबल, और सी में दिया गया है 80 डेसिबल, और डी में दिया गया है 120 डेसिबल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दैट मीन्स जो 80 डेसिबल की जो ध्वनियाँ होती है वो ध्वनि प्रदूषक के कैटेगरी में वो आ जाती है, मतलब वो सुनने के लायक नहीं रहती है वो ध्वनि जो भी होती है 80 डेसिबल के जो होते हैं। इसमें जो है साधारण बातचीत में जो ध्वनि यूज की जाती है ये 30 से 60 डेसिबल के बीच में ये होती है, और अगर सोते हुए व्यक्ति को जगाने के लिए 50 डेसिबल की ध्वनि पर्याप्त होती है। अगर उससे ज़्यादा डेसिबल दिया जाए तो वो हानिकारक होगा, और 80 डेसिबल से अधिक का जो ध्वनि होता है, जो साउंड होता है वो हानिकारक सिद्ध होता है हमारे कानों के लिए। तो ये ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न क्या है। सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल में उपयोग की जाने वाली तरंगें कौन सी होती है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया ए में एक्स किरणें, बी में दिया गया पराबैंगनी किरणें, सी में अवरक्त किरणें, और डी में दिया गया गामा किरणें। तो वो कौन सी किरणें जो होती है जो टीवी रिमोट में ये उसको मतलब कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ये ऑप्शन नंबर सी होगा। दैट मीन्स जो अवरक्त किरणें होती हैं इन सभी किरणों का यूज किया जाता है। जो टीवी रिमोट होता है जिसमें चैनल चेंज किया जाता है, साउंड चेंज किया जाता है, वो सभी चेंज किया जाता है ये अवरक्त किरणों के कारण। तो ये ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से किसने ग्रहों की गति के नियमों की खोज की थी। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है ए में जे केपलर, बी में अल्बर्ट आइंस्टाइन, सी में दिया गया है एन कॉपरनिकस, और डी में दिया गया है ऑटो बतलेथी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दैट मीन्स जे केपलर के द्वारा ये ग्रहों की गति के नियम की खोज किया गया था। तो ये ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न क्या है। एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक साथ ऑक्सीकरण और अवकरण होता है उसे क्या कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया ए में फेरल की अभिक्रिया, बी में रेडॉक्स अभिक्रिया, सी में दिया गया है डेमंग की अभिक्रिया, और डी में दिया गया है कैरोल की अभिक्रिया। तो ये कौन सा अभिक्रिया दैट मीन्स रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण ये दोनों शामिल होते हैं। तो ये जो रेडॉक्स रिएक्शन जो होता है इसमें ऑक्सीकरण और अवकरण जो होता है ये दोनों रिएक्शन इसमें शामिल होते हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न ये है कि यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व कौन कौन से हैं। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, बी में दिया गया कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, सी में दिया गया कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन,
और डी में दिया गया है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दैट मीन जो यूरिया होता है उसमें कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन भी होता है। ये सभी तत्व उसमें प्रेजेंट होते हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न क्या है। पाश्चुरीकरण या पास्तुरीकरण जो होता है ये किससे संबंधित होता है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है पाश्चुराइजेशन। तो ये किससे रिलेटेड है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है ए में दूध के निर्जमीकरण से, और बी में दिया गया दूध के निर्जलीकरण से, और सी में दिया गया दूध के किण्वन से, और डी में दिया गया दूध के आसवन से। तो जो पाश्चुराइजेशन जो होता है ये रिलेटेड होता है दूध के निर्जमीकरण से, ये रिलेटेड होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसमें क्या होता है, जो पाश्चुराइजेशन जो होता है एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे किसी तरल या दूध का निर्जमीकरण करके उससे की भंडारण क्षमता में सुधार किया जाता है। जो पाश्चुराइजेशन की जो प्रक्रिया है ये दूध को 16 सेकेंड तक 70 डिग्री से 85 डिग्री सेल्सियस तक के तापक्रम पर मतलब टेम्परेचर पर रखते हैं। उसके पश्चात उसे शीघ्रता से ठंडा करके संरक्षित कर लेते हैं। मतलब इसमें ज़्यादा मतलब जल्दी जो दूध जो होता है वो खट्टा ना हो, दही ना बने, इसके लिए यही पाश्चुराइजेशन किया जाता है। और जो इस प्रक्रिया की जो खोज की थी ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक था जिसका नाम था लुईस पास्चर। इसके द्वारा ये पाश्चुराइजेशन का खोज किया गया था। तो ये भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न क्या है। मरुस्थलीय पौधों की जड़ें लंबी होती है क्योंकि इसमें ऑप्शन दिया गया ए में भूमि का उच्च तापमान जड़ों को लंबा होने हेतु प्रोत्साहित करता है। बी में दिया गया है जड़ें जो होता है पानी की तलाश में लंबी हो जाती है। सी में दिया गया भूमि में पानी नहीं होता है अतः यह सख्त होकर जड़ों पर दबाव डालता है जिससे वह लंबी हो जाती है। और डी में दिया गया है जड़ें सूर्य की गर्मी के विपरीत दिशा में बढ़ती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर केवल एक ही होगा। मतलब जो मरुस्थलीय पौधे होती हैं उनकी जड़ें पानी की तलाश में वो सबसे ज़्यादा ये लंबी हो जाती है, ताकि उसको जितना लंबा होगा उतना नीचे जाएगा और वहाँ से वो पानी अवशोषित कर लेगा। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न ये है कि आधुनिक आनुवंशिक विज्ञान के जनक कौन है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है ए में ग्रेगर जॉन मेंडल, बी में दिया गया है ह्यूगो डॉवरिज, और सी में चार्ल्स डार्विन, और डी में दिया गया है थॉमस हार्ट मॉर्गन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो ग्रेगर जॉन मेंडल जी हैं इनके द्वारा ये आनुवंशिक विज्ञान की इनको मतलब जनक माना जाता है, आनुवंशिक विज्ञान के जेनेटिक्स के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल। जो मतलब इनके द्वारा जो मटर के दानों पे जो खोज किया गया था वो इसी का देन था। तो ये भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न क्या है। लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया ए स्टार्च, बी प्रोटीन, सी में दिया गया रेशे, डी में दिया गया वसा। तो जो लार जो होती है ये स्टार्च के पाचन में ये हेल्प करती है, जो हमारे मुंह से जो लार निकलता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट जानते हैं, ये एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, इसको एक बार पढ़ लें वीडियो को पॉज करके। अगला प्रश्न क्या है। सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? तो इसमें जो मतलब वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं उसका मुख्य कार्य हमारे बॉडी में क्या है, मेन फंक्शन उसका क्या है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया ए में ऑक्सीजन होना, बी में दिया गया कार्बन डाइऑक्साइड ढोना, यहाँ पर ढोना होगा, और सी में दिया गया है रोग प्रतिरोध क्षमता धारण करना, और डी में दिया गया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो वाइट ब्लड सेल जो होते हैं हमारे बॉडी में उसका मेन फंक्शन जो होता है ये रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होता है उसको मतलब बढ़ाना। अगर ये वाइट ब्लड सेल्स अगर हमारे बॉडी में अगर कम हो जाए तो उस व्यक्ति का जो होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता वो घट जाता है और वो ज़्यादा बीमार रहने लगता है। डिफरेंट जो बीमार हैं उसको सबसे ज़्यादा संक्रमित कर लेते हैं। तो ये इसका मेन फंक्शन होता है वाइट ब्लड सेल का। ये इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, जो कि WBC जिसको बोलते हैं श्वेत रक्त कणिकाएँ विशेष रुधिर कणिकाएँ होती हैं जो कि शरीर के किसी रोग से संक्रमित होने पर एक विशेष संक्रमण स्थल पर पहुंचकर हानिकारक जीवाणुओं को, विषाणुओं को और फंगी कवक को इत्यादि को ये भक्षण करके शरीर को संक्रमण से सुरक्षा ये प्रदान करती है। तो यही इसका मेन फंक्शन है। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न क्या है। अब ये कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न रहेंगे तो इसे भी ध्यान से देखें। इसमें पहला प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स उपकरण है जो कि स्टिक को नियंत्रित करने
वाले उपकरण या एप्लीकेशन को छड़ी की दिशा या कोण के बारे में जानकारी भेजता है। तो ये किसके द्वारा किया जाता है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया ए में जॉयस्टिक, बी में स्कैनर, सी में दिया गया माउस और डी में दिया गया VDU। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दैट मीन्स जॉयस्टिक के द्वारा, मतलब ये एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा स्टिक के द्वारा मतलब इसको नियंत्रित किया जाता है और ये एप्लीकेशन को मतलब छड़ी की दिशा के साथ मतलब इसके बारे में मतलब ये करता है, मतलब यही इसका मेन फंक्शन है जॉयस्टिक का। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न क्या है। कोल्ड बूटिंग को मतलब किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है ए में सॉफ्ट बूटिंग, बी में दिया गया वार्म बूटिंग, सी में दिया गया हार्ड बूटिंग और डी में दिया गया है सभी विकल्प मतलब इसमें से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दैट मीन्स जो कोल्ड बूटिंग जो होता है ये हार्ड बूटिंग के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न क्या है। CLI का पूर्ण रूप क्या है, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसमें ऑप्शन दिया गया ए में कमांड लाइन इंटरफेस, बी में दिया गया कमांड लाइन इंटर स्पेस, सी में दिया गया है कॉमन लाइन इंटरफेस और डी में दिया गया कॉमन लाइन इंटर स्पेस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दैट मीन्स CLI का जो पूर्ण रूप होता है ये कमांड लाइन इंटरफेस होता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न क्या है। फिल इन द ब्लैंक्स मॉड्यूलों का एक संग्रह है जो जब भी आवश्यकता हो मेमोरी में स्वचालित रूप से लोड और अनलोड किए जाते हैं, तो वो किनके द्वारा किया जाता है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया ए में लाइनक्स, बी में दिया गया विंडोज 98, सी में दिया गया विंडोज एक्सपो और डी में दिया गया है यूनिक्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर लिनक्स हो जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट जानते हैं, ये इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। दैट मीन्स कर्नल लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है इसकी कोर प्रोग्रामिंग ये होती है, जो कि कर्नल एक ऐसी ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम है जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर के संसाधनों को नियंत्रित करके उनका उचित उपयोग यूजर से करवाता है। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न क्या है। फिल इन द ब्लैंक्स का अर्थ, मतलब इसमें किसका अर्थ ये होगा? एक पृष्ठ पर पाठ की स्थिति है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया ए में पाठ का संपादन, बी में दिया गया पाठ का स्थान बदलना, सी में दिया गया पाठ का संरेखन और डी में दिया गया पाठ का प्रारूप। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दैट मीन्स पाठ का संरेखन का अर्थ है एक पृष्ठ पर पाठ की स्थिति। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न क्या है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में स्पेल चेक मतलब स्पेलिंग चेक के लिए कौन से मेन्यू के अंतर्गत ये होता है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया ए में टूल मेन्यू, बी में दिया गया फाइल, सी में दिया गया इंसर्ट और डी में दिया गया रिव्यू। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ये रिव्यू हो जाएगा। इसमें स्पेल चेक किया जाता है, इस मेन्यू के अंतर्गत स्पेलिंग चेक किया जाता है। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न क्या है। ये किसके द्वारा आपको टूलबार से एप्लीकेशन प्रारंभ करने की अनुमति ये देता है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया ए में रिबन, बी में दिया गया है क्विक लॉन्च टूलबार, सी में दिया गया है स्टेटस बार और डी में दिया गया है टूलबार। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दैट मीन्स क्विक लॉन्च टूलबार से मतलब टूलबार से एप्लीकेशन को प्रारंभ करने की ये अनुमति देता है। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न ये है बारकोड मतलब ये किस प्रकार का ये उपकरण का एक उदाहरण है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया ए में इनपुट, बी में दिया गया आउटपुट और सी में दिया गया पॉइंटिंग और डी में दिया गया इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं। जो बारकोड जो होता है वो क्या होता है? ये एक मशीन रीडेबल कोड जो होता है जो नंबर और लाइन के फॉर्मेट में रहता है और ये लाइन मुख्यतः पैरेलल्स रहते हैं और ये किसी भी प्रोडक्ट के पीछे तरफ ये प्रिंट किया हुआ रहता है जो इस तरह दिखता है, इसको बारकोड बोला जाता है। और एक QR कोड जो होता है वो ये कुछ स्क्वायर टाइप का होता है, इसको QR कोड बोला जाता है। तो ये भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला क्या है कि इसके द्वारा जहां आप अपनी सभी फाइलें रखते हैं मतलब कहां पर रखते हैं? तो इसमें ऑप्शन दिया गया ए में लोकल डिस्क सी, बी में दिया गया लोकल डिस्क डी, सी में दिया गया है माई डॉक्यूमेंट्स और डी में दिया गया है मास फोल्डर। तो ये किस में सभी फाइलों को रखा जाता है?
तो ये रखा जाता है माई डॉक्यूमेंट्स में, ये सभी फाइलों को ये रखा जाता है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर ये होगा। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न क्या है। कंप्यूटर में बॉस का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया ए में भारत ऑपरेटिंग सिस्टम, बी में दिया गया भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, सी में दिया गया बिजनेस ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशंस और डी में दिया गया भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दैट मीन्स भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन ये बॉस का फुल फॉर्म होता है, तो ये ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न क्या है। अब ये हिंदी से के प्रश्न रहेंगे तो इसे भी ध्यान से देखें। इसमें दिया गया विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? मतलब इसमें ये विद्वान जो शब्द है ये पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग पूछा जा रहा है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया ए में विद्वावंती, बी में दिया गया विदुषी, सी में दिया गया विद्वांती और डी में दिया गया विद्मती। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दैट मीन्स विद्वान का जो स्त्रीलिंग शब्द होगा ये विदुषी होगा और यही इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट जानते हैं कंधा का तत्सम है, मतलब तत्सम शब्द कौन सा है कंधा का? तो इसमें ऑप्शन दिया गया ए में स्कंद, बी में दिया गया स्कंद, सी में दिया गया कच्चू और डी में दिया गया कंधू। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दैट मीन्स स्कंद जो है इसका ये तत्सम शब्द है, ये कंधा का। अब नेक्स्ट जानते हैं प्रश्नता में कौन सी ध्वनि ये है, इसमें पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन क्या है? ए में दिया गया संयुक्त ध्वनि, बी में दिया गया संपृक्त ध्वनि, सी में दिया गया युग्मक ध्वनि और डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रश्नता जो शब्द है इसमें छिपा हुआ है युग्मक ध्वनि, इसमें सन्निहित है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट जानते हैं क्षोभ का तद्भव कौन सा होगा? तो इसमें ऑप्शन दिया गया ए में क्षोभ, बी में दिया गया क्षोभ, सी में दिया गया क्षोम और डी में दिया गया क्षोम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दैट मीन्स जो क्षोभ होगा ये इसका तद्भव शब्द हो जाएगा। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न अनुग्रह, अनुकंपा, आधि, वैधि इस समोच्चारित शब्दों के में मतलब क्रमशः सही अर्थ वाली पंक्ति को चुनने के लिए बोला जा रहा है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया ए में दया करना, शारीरिक रोग, कृपा करना, मानसिक रोग, बी में दिया गया कृपा करना, दया करना, मानसिक पीड़ा, शारीरिक रोग, सी में है दया करना, मानसिक पीड़ा, शारीरिक रोग, कृपा करना और डी में दिया गया है शारीरिक रोग, दया करना, कृपा करना, मानसिक रोग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा कृपा करना, दया करना, मानसिक पीड़ा, शारीरिक रोग। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न क्या है। ईश्वर के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों के पंक्तियों को चुनिए। मतलब ईश्वर जो वर्ड है इसके पर्यायवाची शब्द को ये चुनने के लिए बोला जा रहा है। तो इसमें दिया गया ए में अनंग परमात्मा भगवान, बी में दिया गया हरि परमात्मा भगवान, सी में दिया गया प्रभु परमात्मा भगवान और डी में दिया गया है प्रभु जगदीश भगवान। तो इसका सही पर्यायवाची शब्द ये कौन कौन से होंगे ईश्वर के? तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। दैट मीन्स प्रभु, जगदीश और भगवान जो हैं ये ईश्वर के पर्यायवाची शब्द हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न क्या है। जिसके हृदय में दया नहीं है इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन टाइप का ये क्वेश्चन है। तो इसमें दिया गया ए में निर्भय, बी में निर्दय, सी में दिया गया निष्ठुर, डी में दिया गया है निर्मम। तो जिसके हृदय में जो दया नहीं रहता है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है निर्दयी बोला जाता है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न क्या है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इसमें दिया गया अतिशयोक्ति, बी में अतिशयोक्ति वगैरह। तो इसमें सही कौन सा है? तो इसका करेक्ट क्या हो जाएगा? ये अतिशयोक्ति जो है दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी जो है ये इसका करेक्ट हो जाएगा। बाकी सभी गलत गलत ये लिखे हुए हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न। हर किसी को कुछ नहीं कह सकते इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम छिपा हुआ है? तो इसमें दिया गया ए में अनिश्चयवाचक, बी में निश्चयवाचक, सी में संबंधवाचक, डी में दिया इनमें से कोई नहीं। मतलब किसी को कुछ नहीं कह सकते इसमें कौन सा सर्वनाम है? तो इसमें जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, मतलब इसमें कोई निश्चित नहीं है कि क्या कहा जा सकता है। अब नेक्स्ट जानते हैं जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो है इसका डिफिनेशन क्या होता है। इसमें मतलब इसके विपरीत अनिश्चयवाचक सर्वनाम से वस्तुतः व्यक्ति, स्थान या भाव के अनिश्चित होने का ये बोध कराता है और इसी को अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। और निश्चयवाचक सर्वनाम अगर इसमें अगर पूछा जाए तो इसमें
व्यक्ति, स्थान या भाव का एक निश्चित होने का बोध होता है, उसको निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम का कुछ एग्जाम्पल, जैसे कुछ, कोई, किसी, कौन, किसने, ये सभी ये उदाहरण है। और इसमें अगर सेंटेंस में देखा जाए तो कोई आने वाला है, ये है अनिश्चयवाचक, मतलब ये डिसाइडेड नहीं है कि कौन आने वाला है। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्रिया के रूप में परिवर्तित होते हैं, मतलब क्या चीज़ परिवर्तित होता है क्रिया के रूप में। तो इसमें ऑप्शन दिया गया ए में लिंग के अनुसार, बी में दिया गया वचन के अनुसार, सी में दिया गया संबंधवाचक, डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो क्रिया के रूप में कौन सा परिवर्तन होता है, ये परिवर्तन होता है लिंग के अनुसार। क्रिया का मतलब ये रूप में परिवर्तन होता है, जैसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग वगैरह, ये जो होता है ये लिंग के अनुसार होता है। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न क्या है। बुद्धिमान शब्द में कौन सा विशेषण है। तो इसमें दिया गया ए में गुणवाचक विशेषण, बी में दिया गया गुणवाचक विशेषण, गुणानवाचक विशेषण ए में है, और बी में है गुणवाचक विशेषण, सी में दिया गया है समुदायवाचक विशेषण, और डी में दिया गया है क्रमवाचक विशेषण। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो होगा, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। जो बुद्धिमान जो शब्द है ये गुण दर्शा रहा है किसी भी व्यक्ति का, तो ये गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। अब ये गुणवाचक विशेषण इसको मतलब कहते किसको है गुणवाचक विशेषण। इसमें जो होता है किसी वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, स्वभाव, समय, स्थान, दिशा इत्यादि का जो बोध करवाने वाले शब्द होते हैं उसको गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि अच्छा, बुरा, सफ़ेद, काला, रोगी, मोटा, ये सभी गुण को दर्शा रहा है और इसी को गुणवाचक विशेषण कहेंगे। अब नेक्स्ट जानते हैं बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया ए में जातिवाचक संज्ञा, बी में भाववाचक संज्ञा, सी में दिया गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, और डी में दिया गया इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो है भाववाचक संज्ञा है, जो बुढ़ापा का भाव दिखा रहा है, किसी भी व्यक्ति का भाव। अब जो इसका जो डेफिनेशन जो होता है, जिस संज्ञा शब्द से पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, भाव या दशा, धर्म आदि का बोध हो उसे क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि बुढ़ापा, मिठास, बचपन, मोटापा, चढ़ाई, ये सभी भाववाचक संज्ञा है। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न क्या है। दुकान वाला में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया ए में ला, बी में दिया गया वाला, सी में दिया गया है दुकान, और डी में दिया गया है दो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसमें इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दैट मीन्स जो वाला जो होता है, मतलब वाला प्रत्यय का कहने का मतलब जो वर्ड के लास्ट में लगता है, मतलब दुकान वाला, ये वाला लास्ट में लगा हुआ है। और अगर उपसर्ग पूछा जाता तो इसमें जो पहले लगा है, जैसे दू कान, तो ये इसका उपसर्ग कहलाता। तो ये इसका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न है अति उत्तम का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा होगा। तो इसमें ऑप्शन ए में दिया गया अति उत्तम, बी में दिया गया है अति उत्तम, सी में दिया गया अति उत्तम, डी में दिया गया अति उत्तम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। दैट मीन्स अति उत्तम इसका करेक्ट आंसर होगा, अति उत्तम का संधि विच्छेद। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न क्या है। दोपहर शब्द में निम्न में से कौन सा समास है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया ए में तत्पुरुष समास, बी में दिया गया द्विगु समास, सी में दिया गया कर्मधारय समास, और डी में दिया गया बहुव्रीहि समास। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दैट मीन्स जो दोपहर है इसमें द्विगु समास का ये शब्द है, जो दोपहर शब्द है। अब ये जो द्विगु समास जो होता है, तो इसमें जिस समास का पहला जो पद होता है वो संख्यावाचक विशेषण होता है, तथा जो समस्त पद समूह का अर्थ देता है उसे क्या बोलते हैं, उसे द्विगु समास बोलते हैं। जैसे कि पंचतंत्र हो गया, पांच तंत्र का समाहार, त्रिकोणी, ये सभी द्विगु समास के ये उदाहरण है। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न क्या है। आँखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है। तो इसमें दिया गया ए में दिखाई ना देना, बी में बहुत दुख होना, सी में धोखा देना, और डी में दिया गया भेद प्रकट हो जाना। तो जो आँखों में धूल झोंकना जो मुहावरा है, इसका सही अर्थ है धोखा देना। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं लैब असिस्टेंट और जो पीजीटी के एग्ज़ाम है होने वाली है, उसमें पेपर 1 के प्रश्न ये सभी हैं। अगला प्रश्न क्या है। खटाई में पढ़ना मुहावरे का अर्थ निम्न में से मतलब कौन सा है। खटाई में पढ़ना मतलब खाट में पढ़ना। तो इसमें दिया गया ए में परेशानी में आना, बी में दिया गया काम में अड़चन आना,
सी में दिया गया है काम बीच में छोड़ना और डी में दिया गया है काम पूरा होना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। दैट मीन्स काम में अड़चन आना, ये खटाई में पड़ना, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट जानते हैं, अगला प्रश्न है, प्रश्न में वाक्य दिए गए हैं, इनमें से कौन सा वाक्य मतलब सही है और वो सही वाक्य चुनने के लिए बोला जा रहा है। तो इसमें दिया गया ए में जामुन का पानी गंदा होता जा रहा है। बी में दिया गया घर का प्राची ग्रह भी है। सी में दिया गया क्या आपने स्नान कर लिया। और डी में दिया गया वह कृषांगी बाला है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दैट मीन्स जो वह कृषांगी जो बाला है ये सही लिखा हुआ, बाकी सभी ये गलत लिखे हुए हैं जो सेंटेंस है। अब नेक्स्ट जानते हैं, अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से आज्ञावाचक वाक्य का चयन करने के लिए बोला जा रहा है। मतलब कि इसमें आज्ञावाचक वाक्य है। तो इसमें दिया गया ए में ईश्वर तुम पर कृपा करें। बी में दिया गया सर्वप्रथम पूजा करके काम में जुट जाओ। सी में दिया गया है इस दुर्घटना के विषय में किसे नहीं मालूम। डी में दिया गया क्या वह बिना पूछे चला गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दैट मीन्स सर्वप्रथम पूजा करके काम में जुट जाओ। ये मतलब आज्ञा दिया जा रहा है, किसी को बोला जा रहा है कि पहले पूजा करो उसके बाद काम में लग जाओ। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न क्या है, समष्टि का विलोम शब्द क्या है। तो इसमें दिया गया ए में समूह, बी में दिया गया समग्र, सी में दिया गया विशिष्ट और डी में दिया गया व्यष्टि। तो जो समष्टि का जो विलोम शब्द होगा ये व्यष्टि होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये था दोस्तों पीजीटी और लैब असिस्टेंट का जो मॉडल सेट है, जो सेट नंबर 9 है। जो लोग सेट नंबर 1 से लेके 8 तक नहीं देखें वो देख लें, काफ़ी आपको इसमें हेल्प मिलेगी, मदद मिलेगी। जो इसका एग्ज़ाम आने वाला है पेपर 1 का, तो वो उसको ज़रूर देखें। और जो पिछले साल का जो लैब असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका भी एनालिसिस किया हुआ है, वो भी देखें। और भी बहुत सारे वीडियो इसमें अपलोड किए हुए हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो हैं, उन्हें भी आप ज़रूर देखें। और वीडियो को लाइक शेयर तो ज़रूर करें अपने दोस्तों के बीच। और जो लोग अभी तक इंडियन जीएस में नहीं जुड़े हुए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि वो आप सब्सक्राइब कर लें। और इससे अगर इसकी पीडीएफ अगर चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों।